यूनिट है हमारे पास सेकेंड क्लास 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और टॉपिक है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास क्या मतलब होता है, देखो जैसे कि हमारे पास इसका नाम है दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें ये इक्वी का मतलब होगा कि ये बात कर रहा है इक्वल, और पोटेंशियल तो हमने पढ़ ही लिया था कि पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, मतलब इक्वल पोटेंशियल, मतलब कि हमारे पास कोई एक ऐसा सरफेस होगा जहाँ पे उस सरफेस पे पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो हर जगह हमारे पास सेम होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, एनी सरफेस दैट हैज़ द any surface that has the same electric potential at every point is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ऐसा सरफेस जहाँ पे हमारे पास हर जगह पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हर जगह सेम होगी। तो ये तो हमारे पास कहलाता है क्या चीज़, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू सेम है और आपको एक पॉइंट चार्ज को, या फिर मैं ये कहूँगी आपको एक पॉइंट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर लेके आना है, तो आपको जब भी आप किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर लेके आते हो, तो बेसिकली अगर मैं आपको बात करूँ तो देखो हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन में, तुम्हें ध्यान होगा हमने कोई डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि यहाँ पर मेरे पास कोई चार्ज पड़ा है क्यों, और यहाँ से मेरे पास कोई Q1 चार्ज है, अगर मुझे इसको इसके पास लेके आना है तो ये Q चार्ज हमारे पास क्या फील कर रहा है, इसके पास इसकी कुछ ना कुछ फील्ड है। तो जैसे आप Q1 चार्ज को इसके फील्ड में लेके आओगे तो आप इसकी तरफ लेके आ रहे हो, तो आपको इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वही जो ये वाला जो वर्क डन करोगे तभी आप इसको इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इसको लेके आ सकते हो। यही हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि अगर आपके पास पोटेंशियल सेम है तो आपको जब आप किसी चार्ज को लेके आओगे तो आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट है, मैं अभी इसको आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगी। फर्स्ट है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज in moving a test charge over an equipotential surface कि मतलब कि अगर आपको कोई भी चार्ज को लेके आना है, टेस्ट चार्ज को, तो कोई भी आप वर्क डन नहीं करोगे। देखो बेटा, इसको मैं प्रूव करके दिखाती हूँ तुम्हें। हमने डेफिनेशन पढ़ रखी थी, तुम्हें ध्यान होगा कि वोल्ट इज इक्वल टू कितना वर्क डन कर रहे हो आप पर यूनिट चार्ज। ये डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि V इज इक्वल टू होता है W/Q। तो यहाँ से अगर मैं वर्क डन की बात करूँ, देखो बेटा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल इंटू में चार्ज। तो W इज इक्वल टू में पोटेंशियल इंटू में चार्ज हमारे पास कैसे होगा, सपोज मान के चलो यहाँ पे मेरे पास कोई प्लस Q चार्ज पड़ा है और हमारे पास कोई Q0 चार्ज है, उसको आप B से लेके किसी A पोजीशन तक मान लेते हैं कि यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, तो आप उसको कहाँ लेके आओगे, मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स लगती है हमेशा आउटवर्ड की तरफ, और ये टेस्ट चार्ज हमारे पास कहाँ लेके आना, तो फोर्स लग रही है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट हम उसको उसके अगेंस्ट लेके जाना है उसको। तो अगेंस्ट लेके जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ, मैंने कहा था, वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा था, इसको स्मॉल पार्ट में कोई हमने dx कंसिडर किया था। तो अगर हम किसी भी पॉइंट को मान लेते हैं कि मुझे उसको
बी से ए की तरफ अगर मैं लेके आ रही हूँ तो बेटा मैं इसको बी से ए की तरफ लेके आ रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, वी ए माइनस का वी बी इंटू में क्या हो, यही हमने पढ़ा था कि वी ए माइनस का वी बी। जब आप किसी चीज़ को बी से ए पॉइंट तक लेके आ रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, वी ए माइनस का वी बी। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो हर जगह सेम होती है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारे पास वी ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वी बी के इक्वल होगी, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन ही यही है कि हर जगह पोटेंशियल सेम आएगा। अगर बेटा वी ए की वैल्यू वी ए के इक्वल होगी तो ये चीज़ तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। तो देखो तो हमारे पास वर्क डन कितना किया हमने, जीरो। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया फर्स्ट प्रॉपर्टी की, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द, to the equipotential surface at every point। अब देखिए बेटा इसका प्रूफ करवाती हूँ मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। मतलब कि अगर हम बात करें कुछ इस तरह से कि अगर आपके पास मान के चलो ये कोई सरफेस है, ठीक है, तो अगर मेरे पास मुझे लगता है कि हमारे पास क्या लगता है कि अगर जो एरिया जो वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास कहाँ होती है, आउटवर्ड नॉर्मल होती है। ठीक है, और यहाँ मेरे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगती है वो सरफेस की हमेशा कैसे लगती है, ऑलवेज 90 डिग्री पे लगती है। तो बेटा एज इट इज पी वाई क्यू भी है इस क्वेश्चन का सबसे, अगर तुम देखो एज इट इज पी वाई क्यू में यही पूछा गया कि आपके पास इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है वो कितना एंगल बनाता है, तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एज इट इज पी वाई क्यू तुम्हें मिलेगा, शायद ये नीट 2022 या 22 में लेटेस्ट में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। सपोज अगर मान के चलो कि 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, बेटा देखो अगर तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हमें पता है कि जब आप कोई भी एंगल आप बनाते हो तो उसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व करते हो, एक तो जाता है cos 90 और एक जाता है sin 90। तो मतलब अगर इसका एलोंग वाला कंपोनेंट देखोगे तो किस में जाएगा, ये वाला कंपोनेंट जाएगा cos 90। तो cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही होगा, cos 90 हो जाएगा जीरो। अगर सपोज मान के चलो कि अगर मेरे पास ये किसी एंगल थीटा पे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से अगर ये किसी एंगल थीटा पे जाएगा तो आप इसको आपको क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट्स में रिजॉल्व करोगे। जब इसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व करोगे तो ये किस किस में डिवाइड होगा, एक तो cos थीटा और एक sin थीटा में। अगर आप इसको cos थीटा में रिजॉल्व करो, क्या अब ये थीटा जीरो होगा, अभी थीटा जीरो नहीं होगा। अगर थीटा जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब है कि तुम्हें इक्वी पोटेंशियल के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा ना, इसको तुम यहाँ पे ना, इसको तुम ds पे ले सकते हो या फिर तुम ना इसको यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि आप किसी एक पॉइंट चार्ज को ना a से b तक लेके आ रहे हो, कोई ये आपने कोई dl ले लिया, इसको तुम इस तरह से भी कह सकते हो कि एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अगर सपोज मान के चलो मैंने कहा कि तुम्हारे पास जो एंगल थीटा बना था ये अब 90 डिग्री का नहीं बनता तो मतलब थीटा दो पार्ट्स में रिजॉल्व होगा, cos थीटा और sin थीटा। तो अब इसका cos थीटा वाला जो पार्ट होगा वो जीरो होगा, वो नहीं होगा। तो अब कुछ ना कुछ वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, W इक्वल टू F डॉट में dx। तो अब जब तुम इसको हटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा F dx cos थीटा। इस केस में तो cos 90 बन के वर्क डन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जो कि मैंने इससे फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको प्रूफ करवाया था कि जो वर्क डन होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो होता है। तो इसका मतलब ये चीज़ नहीं होगी। इसका मतलब हमें यहाँ से ये क्लियर है कि इस केस के अंदर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल बनाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से तो उसी केस में वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी। तो इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी से तुम्हारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी भी निकल के आ रही है, दोनों प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास बनती है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड आपके पास है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसका डेरिवेशन मैंने आपको करवा रखा है कि E इज इक्वल टू में होता है, देखो माइनस का डी वी अपॉन में डी आर।
किया हुआ हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस, इसका मैंने डेरिवेशन तुम्हें करवाया हुआ है। देखो बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो होते हैं जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो इसका मतलब मेरे पास जो ये डीवी होगा तो बेटा ये डीवी तो मेरे पास अब कांस्टेंट ही हो जाएगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही कह रहे हैं कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो ये डीवी कांस्टेंट हो गया। तो मतलब तुम यहाँ से ये कह सकते हो कि ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू में किसके आ गया, डिस्टेंस के। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास कहीं पे इक्वी पोटेंशियल, ये डी आर क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस है ये, ठीक है, डी आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। तो इसको लिखिए, ये हमारे पास बनेगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस विल बी स्मॉलर इन द रीजन, तो हम लिखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टुगेदर, इसके बारे में लिख रही हूँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर equipotential surface are close together in the regions of strong field, in the regions of strong field। देखो, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो डी आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, डी आर की वैल्यू कम होगी, तो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज होंगे, ठीक है। और सेम अगर हम लिखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फार अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक फील्ड। तो ये सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी एक और है कि टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सपोज मान के चलो बेटा, ये दो सरफेस हैं कि अगर मेरे पास ये दो सरफेस कुछ इस तरह से हमारे पास मान लेते हैं कुछ इंटरसेक्ट हो गए, ठीक है। अगर ये दो सरफेस इंटरसेक्ट हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस पॉइंट पे भी कह रहा है कि मेरी ये पोजीशन है, इस पॉइंट पे भी ये कह रहा है कि मेरी ये पोजीशन है। क्या ये कभी हो सकता है कि एक ही जना दो डायरेक्शंस में जाए? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो इसको आप लोग लिखेंगे कि नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस two equipotential surface can never intersect to each other। तो हमारे पास ये टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस की 4 प्रॉपर्टीज थी। ये चारों प्रॉपर्टीज हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। तो देखिए डिफरेंट चार्जेस लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार एक पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, उसके कारण निकालते हैं पोटेंशियल कैसा बनता है। फिर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेके चलते हैं, फिर देखेंगे पोटेंशियल कैसा आता है। 2 पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास पोटेंशियल कैसा आता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को बताएं, हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, दैट इज V इज इक्वल टू में 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है। और हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो देखो अगर मेरे पास V की वैल्यू अगर मेरे पास कांस्टेंट है, तो देखो 1/4 एप्सिलॉन तो पहले ही कांस्टेंट है। चार्ज मैंने अपनी मर्जी से रखा, कोई भी, मान लो मैंने कोई 7 कूलम का रखा या 8 कूलम का रखा, तो मतलब Q भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या पता लग गया कि मतलब मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 1/R है। अगर मेरे पास V कांस्टेंट है तो R भी क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से R भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो R कांस्टेंट मिलने का मतलब क्या है, अब सोचोगे अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज के कारण आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा,
कि जहाँ पे आर कांस्टेंट हो। किस केस में ऐसा होता है? इक्वल इसमें केस में होता है सफियर के केस में। कि सफियर का केस ऐसा होता है जहाँ पे हर जगह आर की जो वैल्यू वो क्या रहती है? वो सेम रहती है। इसीलिए अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उस केस में आपके पास जो पोटेंशियल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मेरे पास मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो पोटेंशियल बनेगा वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। क्योंकि V कांस्टेंट है तो हमारे पास R भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। तो लिखिए, इसको हम लिखेंगे द इक्विपोटेंशियल सरफेस for a single point charge is concentric spherical shell। तो ये हमारे पास कुछ concentric spherical shell with their centers at the point charge, with their center at the point charge। ठीक है, तो मतलब कि इस चीज को हमने सेंटर मान के हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास है ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। उसके बाद हम करते हैं, अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे टू इक्वल एंड अपोजिट। तो देखिए, टू इक्वल एंड अपोजिट के कारण अगर हम ड्रॉ करते हैं तो टू इक्वल एंड अपोजिट में क्या लेंगे हम लोग लेंगे यहाँ पे एक को लेते हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज, और एक लेंगे हम लोग नेगेटिव चार्ज। देखो बेटा, अगर तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, देखो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इनमें इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगा, तो अगर हम कुछ ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, देखो इसका ड्रॉ होगा हमारे पास। मतलब कि अगर देखो, वैसे तो पॉजिटिव के कारण बनना क्या चाहिए? आर, हर जगह आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए ना। लेकिन अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो कुछ इस तरह से करेंगे। अभी मैं इसको एक बार नीट एंड क्लीन तुम्हें बना के दिखाऊंगी कुछ इस तरह से। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। होना तो चाहिए सिमेट्रिकल, लेकिन वो सिमेट्री अब वैसी नहीं रहेगी क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अगर आपके पास इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज है तो आपके पास स्मॉल क्यू और माइनस क्यू है, ये आपके पास किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको एक बार नीट एंड क्लीन और ड्रॉ करते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग थ्योरी में नोट करते हैं। देखो, अभी हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज ना। अब इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू चार्जेस। देखिए, अगर आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो ऑब्वियस है कि अगर आपके पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा? दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो इसके बीच का जो सरफेस, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि दे आर क्लोज टुगेदर इन बिटवीन द चार्जेस। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मेरे पास है दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अब इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफरेंस देखिए कैसे हो गया? डिफरेंस इसका बढ़ता ही जा रहा है। तो मतलब एक दूसरे को वो रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फार अपार्ट इन द रीजन्स। अब यहाँ से देखो बेटा, एक और प्रॉपर्टी तुम्हारे पास जो प्रूव हो रही है, तो मैं ध्यान है, मैंने अभी जो आर्टिकल करवाया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, मैंने बताया था कि E इज इक्वल टू होता है हमारे पास dV अपॉन में dr, और यहाँ से मैंने कहा था कि E जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू में dr होता है। देखो बेटा, इसी से ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है। देखो, अगर तो dr की वैल्यू यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है ना dr, अगर यहाँ पे dr कम है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगी? वहाँ पे ज़्यादा। यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगेगी।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ से ज़्यादा निकलेंगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। सेम देखो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा। आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या लगेगी, वो कम लगेगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लास्ट प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो सपोज आपके पास यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट P1 है और मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज Q है, और अगर ये मेरे पास कोई चार्ज Q1 मैंने अगर इसके ऊपर रखा हुआ है, तो देखिए इसके ऊपर अभी कहीं पे कोई भी फील्ड नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले से जब मैंने Q1 चार्ज रख दिया, क्या आपको कहीं से भी लाने के लिए इसको मुझे कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा? मुझे इसके लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मैं लिखूँगी तो W1 की वैल्यू 0 होगी। समझो क्यों वर्क डन की वैल्यू 0 होगी? क्योंकि देखो बेटा तुम्हें वर्क डन तब करना पड़ता है जब एक चार्ज ऑलरेडी सिस्टम में पड़ा हो और दूसरे चार्ज को तुम्हें लाना हो, और जो पहले वाला चार्ज है वो दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर रिपल्शन लगाएगा, और उस रिपल्शन की अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू करनी पड़ती है। तो यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, कोई चार्ज अभी तो कुछ भी नहीं है, सिंपल मैंने एक चार्ज मैंने ला के रख दिया। तो बेटा इसके ये तो क्या, अगर जहाँ पे जब कोई स्पेस में कुछ है ही नहीं तो क्या ये कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा? जब ये कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन फील ही नहीं करेगा तो ये वर्क डन भी क्या करेगा, 0 करेगा। तो वर्क डन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0। तो W1 आ गया हमारे पास 0। तो इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूँ कि और मेरे पास यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट P2 है, मैंने कहा P1 से लेके P2 का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास R12 है। अब तुमने P2 पॉइंट के ऊपर ड्यू टू Q1 चार्ज पोटेंशियल निकालना है। क्या कहा मैंने, P2 पॉइंट के ऊपर ड्यू टू चार्ज ऑफ Q1 तुमने पोटेंशियल निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से मैं निकालूंगी बेटा क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P2। तो हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q1 R12 हो जाएगा। ये मेरे पास कोई पोटेंशियल V1 का फॉर्मूला हो गया। किसी P2 पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मान के चलो मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे है कोई Q2 चार्ज। इस Q2 चार्ज को तुमने कहीं लेके आना है और इसको तुमने P2 पॉइंट तक लेके आना है। अब देखो बेटा, अगर तुमने Q2 चार्ज को P2 पॉइंट तक लेके आना है तो अब ये Q2 चार्ज क्या फील करेगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा, क्योंकि ऑलरेडी Q1 चार्ज यहाँ पे है तो इसने अपनी एक फील्ड को क्रिएट कर दिया। अब तुम किसी दूसरे चार्ज को उसके फील्ड में एंटर करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि तुम चाह रहे हो कि इस चार्ज को तुम इसके पास लेके आ रहे हो, इसके पास लेके आ रहे हो मतलब उसकी फील्ड में एंटर करवा रहे हो, और उसकी फील्ड में एंटर करने के लिए वो तुम्हें लगाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण वो तुम्हें क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन तुम कहोगे नहीं मुझे तो उस फील्ड में जाना है। अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें पता है, तो वर्क डन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे इफ चार्ज Q2, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि इफ चार्ज Q2 इज मूव्ड टू पोजीशन P2 देन वर्क डन इज, देखिए क्या लिखेंगे वर्क डन की वैल्यू, W इज इक्वल टू, मैंने ये फॉर्मूला बता रखे हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। अब ध्यान से देखना बेटा, वर्क की मेरे पास वैल्यू है, वर्क डन की वैल्यू है मेरे पास पोटेंशियल इनटू में चार्ज। अब मुझे ये ध्यान से बताना किसका पोटेंशियल और किसका चार्ज आएगा बेटा। पोटेंशियल तो कौन सा आएगा, ड्यू टू V1, क्योंकि Q1 चार्ज के कारण मेरे पास पोटेंशियल क्या जनरेट हुआ, V1 तो मेरे पास जनरेट हुआ। और कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो, Q2 चार्ज को लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे आएगा Q2। तो आप वैल्यू पुट कर दोगे, W इक्वल टू में V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q1 R12 इंटू में Q2। तो ये मेरे पास क्या निकला है, ये मेरे पास वर्क डन निकला है, दैट इज W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R12। ठीक है बेटा, और यही वर्क डन, अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूँ तो बेटा ये वाला जो मेरे पास वर्क डन है, मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि W जो है वो मेरे पास W1 प्लस में W2 के इक्वल है।
ये मेरे पास टोटल वर्क डन है ना, क्योंकि W1 की वैल्यू तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ये थी 0 और प्लस में ये आ गया था मेरे पास Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R12। और बेटा यही जो वर्क डन है ना, ये सारा के सारा वर्क डन हमारे पास किसके टर्म्स में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस टर्म में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग नाम देंगे U। तो U इज इक्वल टू में कितना आएगा हमारे पास W1 प्लस में W2 दैट इज Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R12। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल आया पोटेंशियल का फॉर्मूला दैट इज Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R12। तो अब हम लगते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज द amount of work done in assembling the charges at their location by bringing them in from infinity। बेटा ये वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपके पास कोई भी चार्जेस इंफिनिटी से हैं, अगर आपने उसको किसी फाइनाइट पॉइंट तक लेके आना है तो उसके अगेंस्ट आपका करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि उस फोर्स, क्योंकि वो जो फोर्स है वो आपके पास कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ रिवर्शन लगाएगा, तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन आपके पास स्टोर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ 2 पॉइंट चार्जेस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ 3 पॉइंट चार्जेस, और फॉर अ 3 पॉइंट चार्जेस के बाद हम लोग वहीं से एज इट इज रेफरेंस लेके हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ n पॉइंट चार्जेस। देखिए बेटा 3 पॉइंट चार्जेस के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो 3 पॉइंट चार्जेस में अब हमें पहले हमने क्या लिए थे, 2 चार्जेस थे हमारे पास। क्या था मैंने बताया था, जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट था P1, तो इसके लिए मेरे पास मैं यहाँ ली थी बेटा नेट, मेरे पास W1 की वैल्यू कितनी आई थी 0, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास चार्ज कोई क्यू पड़ा था, यहाँ मेरे पास कोई पॉइंट P2 था, तो मैंने कहा था P2 के ऊपर हमने पोटेंशियल निकाला था V1। तो इसके कारण मुझे अभी जस्ट तुम वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हो कि इसमें आपके पास मैंने W2 जो था वो मैंने निकाला था बेटा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। तो बेटा मैं दोबारा नहीं निकालूंगी कि ये एज इट इज 2 पॉइंट का तो हम लोग कर चुके हैं, तो हमने इसमें 3 पॉइंट चार्जेस से करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले का फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे। तो सेकंड वाले का तो एज इट इज आप पिछले वीडियो में देख लोगे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट बड़ा है P3। अब ध्यान से देखना बेटा मैं 3 का कैसे करने जा रही हूँ। देखो पहले तो तुम्हारे पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 1 के कारण तो नेट वर्क डन मेरे पास हो गया था 0। तो P2 को जब आप लेके आए थे तो इसने वर्क डन किया था किसके अगेंस्ट, पोटेंशियल P1 के अगेंस्ट। अगर अब आपके पास कोई चार्ज P3 है तो देखो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने कोई R13 का नाम दे दिया, इसके बीच के डिस्टेंस को मैंने कोई R23 का नाम दे दिया, और ये मेरे पास कोई था R12। तो देखो बेटा अब हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, वो वर्क डन करना पड़ेगा 3 और 1 के बीच में भी करना पड़ेगा, 3 और 2 के बीच में भी करना पड़ेगा। 2 और 1 का मैंने लिख दिया, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकालना चाह रही हूँ बेटा, मैं जो निकालना चाह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अब W3 निकालना चाह रही हूँ। 1 और 2 मेरे पास निकला हुआ है, तो देखिए तो मैं W3 मैं कैसे निकालूंगी, और मुझे पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है हमारे पास पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो हमारे पास वही W3 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल किसका निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले मैंने देखो जब मैंने इसकी बात की थी W2 मैंने लिखा था V1 इंटू में Q2। अगर आप मुझे W3 निकालना है तो W3 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। एक तो V1 के कारण और चार्ज आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कोई Q3 प्लस इसके कारण पोटेंशियल कितना निकलेगा, इसी कारण पोटेंशियल निकलेगा V2 और चार्ज कितना आ जाएगा Q3। बताओ मुझे ये बात आपको समझ आई कि कैसे कैसे किसकी पोटेंशियल की बात करें। दोबारा देखिए मैं बता देती हूँ, 3 और 1 के बीच का निकालना है, 3 और 2 के बीच का निकालना है। जब 3 और 1 के बीच का निकालना है तो 3 के कारण पोटेंशियल कौन फील करेगा, 1 वाले का पोटेंशियल, तो V1 और चार्ज Q3। जब इसका और इसका निकालना है पोटेंशियल किसका आएगा, दूसरे चार्ज के कारण V2 और चार्ज कौन सा आएगा Q3। तो इसमें बेटा कंफ्यूज मत हो ना, अगर इसमें कंफ्यूज हो तो जस्ट जब मैंने 2 पॉइंट चार्ज का बताया था ना
उसमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें ये चीज़ तुम्हें समझ आ जाएगी अगर 3 पॉइंट में नहीं समझ में आ रही तो देखिए, तो यहाँ से हमारे पास W3 इज इक्वल टू में देखो V1 कितना आ जाएगा, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बीच का डिस्टेंस लेंगे ना, जब V1 की बात की थी तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास R13 और ये आ जाएगा मेरे पास Q3। सिमिलरली V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 इंटू में Q3, तो ये मेरे पास आ गई वो W3 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेके इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। तो W3 इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, अंदर आएगा Q1 Q3 अपॉन में R13 Q2 Q3 अपॉन में R23। तो बेटा ये मेरे पास आ गया वर्क डन। तो नेट वर्क डन हमारे पास कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू में W1 प्लस W2 प्लस में W3। तो W इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास कितना है, 0 है, तो सेकेंड वर्क डन कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12, और ये सारा मेरे पास कितना आ जाएगा W3। तो इसकी वैल्यू मैं लिखूंगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R13 प्लस में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन में R23। तो यहाँ से हमारे पास सारे में से क्या कॉमन आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर आ जाएगा मेरे पास Q1 Q2, तो ये हमें हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R12 Q1 Q3, सॉरी बेटा ये 3 है ना, हाँ मैंने यहाँ पे 3 लिखना है ना, तो यहाँ पे आएगा Q1 Q3 अपॉन में R13, और यही मेरे पास जो वर्क डन होगा ये किसकी टर्म में स्टोर हो जाएगा, ये मेरे पास स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। तो ये हो जाएगा, मैंने लिखा 3 पॉइंट चार्जेस के लिए। अब इसी को हम लोग n पॉइंट चार्जेस के लिए भी लिखेंगे। n पॉइंट चार्जेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज, इसको समीशन की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे n पॉइंट चार्जेस के लिए। देखिए हमने अभी तक 2 पॉइंट चार्जेस और 3 पॉइंट चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया कि आपके पास क्या क्या एक्सप्रेशन आता है। उसी तरह से अब हमारे पास जो 2 पॉइंट चार्जेस था, 2 पॉइंट चार्जेस से ही हमने n पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ना है। तो n पॉइंट चार्जेस के लिए इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी u इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा हमारे पास समीशन ऑफ क्यू आई क्यू जे अपॉन में आर आई जे। ये एक्सप्रेशन हमारे पास सिंपल आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर आई जे। तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे कि I इज इक्वल टू में 1 और J इज इक्वल टू में 1 से लेके n तक जाएगा, और I की जो वैल्यू है वो J के इक्वल नहीं होगी। देखो अगर मैं एक बार तुम्हें बताऊँ, मेरे पास नेट जो वर्क डन निकला था वो ये आया था कुछ 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे था मेरे पास Q1 Q2 अपॉन में R12, और ये था Q1 Q3 अपॉन में R13 और Q3 Q2 अपॉन में R23। अगर तुम्हें ध्यान हो मैंने 3 पॉइंट चार्जेस का लिखा, देखो मैंने इसको कैसे n में कन्वर्ट किया। स्पेशल देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है I की वैल्यू J के इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर I की वैल्यू 1 है तो उस टाइम J की वैल्यू भी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो बेटा अगर आपके पास I और J दोनों 1 1 आ गया तो ये तो Q1 इंटू Q1 का स्क्वायर आ गया। क्या मेरे पास इस एक्सप्रेशन में है कुछ Q1 का स्क्वायर, इसलिए मैंने स्पेशली कंडीशन लगाई कि I की वैल्यू J के इक्वल होनी नहीं चाहिए एक। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कह दिया कि ध्यान से देखो कि 2 असम्पशन है। देखो अगर मैंने एक बार कहा मैंने I की वैल्यू 1 है, उस टाइम अगला J जो है वो 2 उठाएगा। मतलब देखो यहाँ से इस चीज़ को ध्यान से समझना, तो मैं यहाँ पे मेरे पास टर्म ये बनेगी Q1 Q2 अपॉन में R12, है ना, फिर प्लस पोस्ट अभी I की वैल्यू 1 थी और J की वैल्यू 2 थी, तो अब ये भी तो होगा। अब अगली बार वो J भी तो 1 उठाएगा और I कितना हो जाएगा 2, तो मतलब फिर से यही आएगा Q2 Q1 अपॉन में R12। तो मेरे पास तो Q1 और Q2 वाले दो टर्म आएंगे। उसी तरह से 2 3 3 4 5 6, मतलब सारे के सारे टर्म्स तो 2 बार आ रही हैं, पर मेरे पास तो पूरे एक्सप्रेशन में क्या है, एक ही टर्म है। तो अब क्या करें, तो मतलब ये तो एक्सप्रेशन गलत है। तो इसके लिए
इस पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या करोगे 1/2 से डिवाइड कर दोगे अपनी मर्जी से, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस एक्सप्रेशन से तुम्हें हर एक टर्म क्या मिल रही है, 2 बार मिल रही है। तो यहाँ से आप इसको आप क्या कर दोगे 1/2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपके पास आएगा n पॉइंट चार्जेस के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन रहेगा। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल। टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और किसी एंगल थीटा पे आपने एक डाइपोल को रखा हुआ है। तो अगर आपने किसी डाइपोल को रखा हुआ है तो मैंने ये चीज़ पहले भी जैसे एक बार बता रखी थी। देखो जैसे कि ये हमारे पास कोई नोटबुक है, ठीक है, अगर आप इसको एक बार इसको ऐसे ऊपर खींच रहे हो और नीचे खींच रहे हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे आपने इसको नहीं रखा हुआ, तो नेट फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर 0। जितना मेरे पास ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे। लेकिन अगर अब मैं इसे क्या करूँ किसी एंगल थीटा के ऊपर रख दूँ, जैसे मैं इसको किसी एंगल थीटा पे रखूँगी, अब एक फोर्स मैं उसको यहाँ पे लगा रही हूँ, एक फोर्स मैं इस एंड से, तो देखो ये क्या आएगा, ये हमारे पास बना लेंगे। अब मैंने इसको किसी एंगल थीटा पे रखा तो ये टॉर्क लगा रहे हैं, ठीक है। जब मैंने यहाँ की बात की थी तो ये इसको मैं बोलूँगी फोर्स, लेकिन अगर मैंने इसको किसी एंगल थीटा पे रख दिया तो अब मैंने अप्लाई किया टॉर्क। तो जैसे टॉर्क लगाएंगे ये मेरे पास इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स बनाएंगे, और इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स बनाने के कारण ये मेरे पास क्या आगे कुछ इस तरह से ऐसे रिवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लगता है टॉर्क। तो हमारे पास टॉर्क में हमेशा हमारे पास बेटा कैसा लगता है, टॉर्क में हमारे पास 2 फोर्सेस होती हैं और वो हमारे पास कपल बनाती है। देखो अब मुझे पता है यहाँ मैंने देखो बेटा क्या बना रखा है, मेरे पास चार्जेस पड़े हैं -q और +q, -q और +q मेरे पास क्या बनाना है, डाइपोल। डाइपोल यही होता है कि आपके पास चार्जेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट और किसी डिस्टेंस से वो सेपरेटेड होते हैं। तो -q और +q इसके बीच में चार्जेस है और ये किसी 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो देखो प्लस, अगर मेरे पास +q चार्ज कहाँ लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो -q की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी अपोजिट होगी, तो -q यहाँ लगा रहा है। तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे कि दे फॉर्म एक कपल। तो ये आपके पास एक कपल बनाएंगे, और जब ये कपल बनाएंगे तो हमारे पास अब यहाँ से हम लोग टॉर्क निकलते हैं। टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब कि जो 2 डाइपोल्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू, अब हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू मैंने लिख दी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो बेटा ये मेरे पास कोई बना रहा थीटा, तो ये है मेरे पास बेस, बेस के सामने वाला कितना हो गया, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर के लिए मैं कौन सा लगाएंगे, हम लोग लगाते हैं साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू में कितना लेगा हमारे पास, मान लेते हैं ये चीज़ मेरे पास कोई एक्स है एक बार के लिए, क्योंकि हमें ये भी पता नहीं, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ मुझे अभी नहीं पता, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो मान लेते हैं मैंने कहा कि ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मुझे x निकालना है। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से बता रही बेटा कि ये मेरे पास है बेस, ठीक है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, और मुझे वहाँ पे क्या पुट करना है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसके लिए पता लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, मुझे अगर मुझे हाइपोटेन्यूज पता है तो एंगल कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है, मान लेते हैं x, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, 2 डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2a होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास साइन, तो यहाँ से देखिए x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा कितना 2a साइन थीटा। तो मतलब ये x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2a साइन थीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा मेरे पास 2a साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, देखो बेटा q इंटू में 2a क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ये तो होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई पी इंटू में साइन थीटा। तो ये मैंने निकाली टॉर्क की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए तो ये तो मेरे पास निकला टॉर्क। अब हमें पता है कि अगर आपको किसी टॉर्क अगर आपने लगाया है, तो जैसे आप किसी भी डाइपोल मोमेंट पर टॉर्क लगाओगे, जब वो बॉडी रिवॉल्व करेगी तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट आएगी तो कुछ ना कुछ आप वर्क डन करोगे, दैट इज अ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में टॉर्क इंटू में डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में टॉर्क की वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी, मैंने निकाल दी पी ई साइन थीटा इंटू में
डी थीटा, ठीक है। तो अगर हमें ये तो मैंने कोई स्मॉल पार्ट डी थीटा निकाला और डी थीटा के लिए मेरे पास कोई स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू है। तो अगर मुझे पूरे के लिए करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं, हमने थीटा हम जा रहे हैं थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली आप थीटा 1 से थे, फाइनल आप किसी थीटा 2 तक उसको रिवॉल्व कर रहे हैं। तो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू, और यहाँ से पी ई बाहर, साइन थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है, ये आता है अपने पास माइनस का कॉस थीटा, लिमिट पुट करेंगे थीटा 1 से थीटा 2। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू में माइनस पी ई, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 1। तो माइनस साइन को कंपनसेट करते हैं, तो पी ई ये आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। देखो बेटा ये मेरे पास निकला वर्क डन, और यही वर्क डन मेरे पास किसके टर्म में स्टोर हो जाएगा, हमारे पास यही वर्क डन स्टोर हो जाता है किसके टर्म में बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में हमारे पास स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, तो यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की स्टोर हुआ, तो हमने कहा u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके चलते हैं। मान लेते हैं इनिशियली एंगल थीटा 1 है, फाइनल एंगल कितना है थीटा 2। तो मान लेते हैं इनिशियली आपके पास जो एंगल 1 है, मतलब आपने स्टार्टिंग में डाइपोल को क्या किया, 90 डिग्री पे अलाइन कर दिया। 90 डिग्री से अलाइन करते हुए आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किसी थीटा एंगल तक लेगी। तो मतलब थीटा 1 90 और थीटा 2 को थीटा पुट करो इस इक्वेशन में, कितना आएगा, u इज इक्वल टू में पी ई कॉस 90 कितना आ जाएगा 0 माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का पी ई इंटू में कॉस थीटा। तो ये आ गई मेरे पास, थोड़ा सा इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, दैट इज u इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू में कॉस थीटा। फिर उसके बाद देखो बेटा, अब हमें पता है कि जो थीटा एंगल है ये किसके बीच में होगा, मतलब कि P और E के बीच में होगा। अगर हम फर्स्ट केस मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 है, तो बेटा थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब समझते हो, थीटा 0 किस केस में होगा, जब P और E दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। थीटा 0 तभी होता है ना, अगर P और E की वैल्यू सेम होगी, तो उस केस में आपके पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का P इंटू में E, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो जब बेटा पोटेंशियल की वैल्यू u इज इक्वल टू माइनस P इंटू में E आ गई, तो इस चीज़ को बोलते हैं दैट इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों बोलते हैं इसको पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो देखो माइनस ऑफ पी है, मतलब इस समय हमारे पास एनर्जी की जो वैल्यू है वो मेरे पास मिनिमम है। और जब एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है तो वो जो एनर्जी की जो स्टेट होती है वो सबसे स्टेबल होती है, तो इसीलिए मैंने इसको बोला दैट इज़ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसी तरह से हम लोग निकालते हैं, फिर यहाँ से हम लोग करेंगे दैट इज़ अ पोजीशन ऑफ जीरो। देखो अभी मैंने क्या किया था, एक केस में हमने अब ले लो थीटा को आप लोग ले लीजिए 90। अगर थीटा को 90 लोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू में माइनस पी ई कोस 90, और बेटा कोस 90 जो होता है वो मेरे पास 0 होगा। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो सेकेंड केस आ गया आपके पास कि जब पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, तो बेटा इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको बोलते हैं दैट इज द पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, ठीक है। तो ये तो ही पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। थर्ड नंबर पे मान लेते हैं थीटा की वैल्यू 180 है, तो बेटा थीटा की वैल्यू 180 कब होगी, थीटा की वैल्यू 180 तब होगी जब P और E दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जब P और E दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमारे पास यहाँ हम पुट करेंगे cos 180, और बेटा cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरे पास -1, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस का P डॉट E। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है P डॉट में E। तो इस चीज़ को बोलते हैं, मतलब यहाँ पे मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरे पास मैक्सिमम है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल एनर्जी।
तो स्टेबल एनर्जी कब होती है, जब एनर्जी की वैल्यू सबसे मिनिमम होती है, और अनस्टेबल एनर्जी कब होती है, जब मेरे पास एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो बेटा ये आपके पास कंप्लीट टॉपिक है इसका।